यो बच्चेदानी वो काफ़ी ज़्यादा नीचे साइड को मिसकैरेज हो सकता है, उन्होंने ये बोला था। मुझे फंगल इन्फेक्शन हो गया था, फेस पर बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई, ज़्यादा दर्द रात को हो रहा था, पूरी रात निकालना मुश्किल हो गया था, पूरी रात। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ अपनी ट्विंस प्रेगनेंसी स्टोरी की, फुल ट्विंस प्रेगनेंसी स्टोरी। और मैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बताऊंगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या मैंने मिस्टेक्स की थी, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जो मैंने करा मुश्किलों का सामना वो आपको ना करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे दोनों नेमतों से नवाजा। एक बेटा और एक बेटी, में ट्विंस प्रेगनेंसी हुई थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने सामना करा था। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरी इस वीडियो से आप सबकी कुछ हेल्प हो जाए, ताकि जो मैंने प्रॉब्लम्स सामना करी हैं उन सब चीज़ों से, जो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं वो आप ना करो। हो सकता है मेरी जो स्टोरी है उससे आपको थोड़ा कुछ सीखने को मिले या फिर कुछ आपकी हेल्प हो जाए, तो मुझे मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद जो है वो मेरा पूरा हो जाएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले मेरी शादी जो हुई थी वो 2020 में 2020 में हुई थी, जनवरी में, 11 जनवरी को मेरी शादी हुई थी। और उसके बाद हम लोग ने कोई प्लानिंग वगैरह नहीं की थी कि हम लोग को इतनी जल्दी बेबी करना है, क्योंकि मेरी एज जो थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी, मेरे हस्बैंड की एज भी काफ़ी ज़्यादा कम थी। तो हम लोगों ने इतना जल्दी सोचा नहीं था कि मतलब हम लोग इतनी जल्दी बेबी प्लान करेंगे। तो हमारे 8-9 महीने हो गए थे शादी के। उसके बाद हमारी जो सास थी उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा क्या कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है कि बेबी तुम लोग खुद नहीं करना चाह रहे हो। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो अब ट्राई करते हैं। तो हम लोगों ने बेबी प्लान करना स्टार्ट किया। तो लेकिन ट्राई किया, लेकिन फिर मुझे कंसीव नहीं हो रहा था, क्योंकि हर बार मेरे पीरियड्स आ जाते थे मंथ पे ही, टाइम टू टाइम। और उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद मुझे कंसीव हुआ। तो लेकिन मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मेरे जो पीरियड्स था वो आया, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत स्पॉटिंग्स हुई थी। तो मुझे लगा कि मेरे पीरियड्स हो सकता है आ गए हों, बट वो पीरियड्स नहीं थे, वो मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग थी। जिस तरीके से मैं समझ नहीं पाई, और मैंने अपना ऐसी घूमने फिरने में अपना जल्दी जल्दी से सीढ़ी वीढ़ी उतरती थी, तो उसमें मेरा हो गया था मिसकैरेज। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उस टाइम मेरे सामने करना पड़ा मुझे। जब मिसकैरेज मेरा हुआ, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आने लगी, तो मैं जब डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने बताया कि आपको प्रेगनेंसी थी बट आपको मिसकैरेज हो चुका है। और उसके बाद जो होता था सब दवाइयाँ वगैरह उन्होंने अच्छे से सब करा। उसके बाद मुझे वीकनेस बहुत हो गई थी, और उसके बाद मेरे मिसकैरेज, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था, मैं बहुत रो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ है, क्योंकि मैंने इतनी केयर उस टाइम नहीं पता चल पाया, तो मैंने अपना इतना केयर नहीं कर पाई। और उसके बाद ही कुछ ही टाइम के बाद मेरी सास का इंतकाल हो गया था। हम लोग बहुत ज़्यादा अकेले हो गए, माई नन, मैं, हस्बैंड, सब काफ़ी ज़्यादा बहुत माहौल इतना ज़्यादा वो हो गया था, क्योंकि सास का इंतकाल हो गया था। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो फिर से एक बार बेबी प्लान करते हैं, हो सकता है खुशी आती है तो सबका दिमाग थोड़ा उधर साइड को लग जाता है। तो फिर लेकिन कंसीव नहीं हो रहा था, बार बार मुझे, हम लोग ट्राई कर रहे थे। फिर हम लोग ने डॉक्टर को सोचा कि डॉक्टर को दिखाते हैं। तो जब डॉक्टर को दिखाने गए तो एक डॉक्टर चेंज करा, दूसरा डॉक्टर चेंज करा। लेकिन फिर जब मैं एक और डॉक्टर के पास गई, उन्होंने काफ़ी सारे मेरे टेस्ट वगैरह करे और सब कुछ नॉर्मल था, और जो पीरियड साइकिल होती वो भी नॉर्मल थी, सारे ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ था। फिर उन्होंने मुझे 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट दिया कि 3 महीने का ट्रीटमेंट मैं देती हूँ आपके, उसके बाद कंसीव हो जाता है। किस पे अल्लाह शिफा डाल दे, कौन से डॉक्टर पे, तो यही बात होती है। उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू करा, उन्होंने मुझे दवाई दी। 3 मंथ्स का उन्होंने कोर्स बताया, क्योंकि सारी रिपोर्ट्स वगैरह सब नॉर्मल थी। उन 3 मंथ्स का, उसी 3 मंथ्स में ही मैंने कंसीव कर लिया था। शादी के 1.5 साल के बाद मुझे फिर से कंसीव हुआ, और मतलब 1.5 से ज़्यादा, और 2 साल से पहले मुझे कंसीव हो गया था। और उसके बाद मुझे जब पता चला कि मैं कंसीव कर लिया है, तो मैंने बहुत ज़्यादा अपना केयर करा। लेकिन उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी होगी। फिर मैं जब डॉक्टर को दिखाने गई, चलो डॉक्टर बोले कि ठीक है, टोटल तुम्हें बेड रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे डॉक्टर ने मेरे हिस्ट्री देखी पीछे की, क्योंकि मुझे एक बार मिसकैरेज हो चुका है इस वजह से। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा केयर के लिए बताया कि बहुत ज़्यादा तुम्हें बेड रेस्ट करना पड़ेगा, कुछ भी गर्म चीज़ें वगैरह थोड़ा अवॉइड करना पड़ेंगी। और जो हमारी अम्मी थी मेरी, तो गरम चीज़ वगैरह थोड़ी अवॉइड करना, थोड़े सीढ़ी बीढ़ी मत चढ़ना। तो इससे पहले जो मेरा केस हो चुका है, इस वजह से सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, और बहुत ही ज़्यादा सभी लोग मेरी केयर कर रहे थे, और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा अपनी केयर कर रही थी। और उस टाइम डॉक्टर को भी नहीं पता चला था कि मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी है। और फिर 3 मंथ्स तक मेरी ट्रीटमेंट, डॉक्टर की जो दवाई वगैरह देते थे वो मैं खाती थी, और मैं टोटल 3 मंथ्स के लिए बेड रेस्ट पे थी।
सिर्फ मैं उठने के लिए, खाना पीने के लिए उठती थी और वॉशरूम वगैरह जाने के लिए। और मेरे हस्बैंड और मेरी नंद ने उसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि वो ही थी, मेरी सास वहाँ पर नहीं थी और मेरा मायका दूर का है, तो मेरी नंद ने ही मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा उस टाइम। मेरे 3 महीने बहुत ईज़िली, बहुत आराम से निकल गए। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट क्यों बताया था, क्योंकि जो मेरे यूट्रस की लाइनिंग होती है, मतलब जो बच्चेदानी, वो काफ़ी ज़्यादा नीचे साइड को थी, और अगर आप बेड रेस्ट नहीं करेंगे, इस वजह से आपको दोबारा से मिसकैरेज हो सकता है, उन्होंने ये बोला था। तो इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डर गई थी, और मैं किसी तरीके कोई गर्म चीज़ नहीं खा रही थी, और ऊपर नीचे सीढ़ियाँ वगैरह नहीं चढ़ रही थी, भाग नहीं रही थी, दौड़ नहीं रही थी, किसी तरीके से सिर्फ टोटल बेड रेस्ट कर रही थी। और उसके बाद 3 महीने हो गए। 3 महीने के बाद मैं जब डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने फिर से अल्ट्रासाउंड करा, तब उनको पता चला कि हाँ, ट्विंस प्रेगनेंसी है। और उन्होंने जब वो बताया कि आपको ट्विंस प्रेगनेंसी है, उसके बाद जो मुझे डर लगा कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, और खुशी का भी था, तो मिक्स्ड फीलिंग थी कि अल्लाह ने मुझे मिसकैरेज हुआ तो अल्लाह ने मुझे दोनों साथ में दे दिए, ट्विंस प्रेगनेंसी हैं। लेकिन और उस टाइम का जब मैं सोचती हूँ, जो मेरी प्रेगनेंसी हुई थी, उसके बाद जो मुझे सिम्टम्स होते थे, उसके बाद से मैंने प्रेगनेंसी का प्लान करना ही छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा डर हो गया था। मैं बता नहीं सकती हूँ कि 3 मंथ्स के बाद मुझे क्या क्या सिम्टम्स हुए थे, क्योंकि दोनों ही सिम्टम्स मिक्स थे, कि गर्ल्स सिम्टम्स अलग होते हैं, बॉयज सिम्टम्स अलग होते हैं। लेकिन जो मेरे ट्विंस थे, वो एक बेबी था और एक बेबी गर्ल थी। उस टाइम तो नहीं पता था मुझे, बाद में जब हुए तब मुझे पता था, क्योंकि दोनों के ही सिम्टम्स मेरे हुए थे और बहुत ज़्यादा मुझे सिम्टम्स थे। तो अगर पिक्चर्स वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह होते, मैं आपको ज़रूर दिखाती, बट मेरे पास इस टाइम कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था वो वाला, तो सारे फ़ोटोज़ वगैरह निकल गए थे। और अगर मैं आपको वो फ़ोटोज़ या पिक्चर दिखाती अपनी फेस की, अपनी स्किन की, तो शायद ही कोई ऐसा होता जिसको मेरे ऊपर तरस ना आता। लेकिन मेरी फैमिली उस टाइम मेरे साथ थी, और मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, सबने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करा, और मेरी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से प्रेगनेंसी की गई। लेकिन मुझे सिम्टम्स ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत ज़्यादा। मैं फेस पर इतनी ज़्यादा एलर्जी हो गई थी कि मैंने शीशा मिरर देखना छोड़ दिया था। फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था पूरी बॉडी में, इंजेक्शन अलग अलग थे, फंगल इन्फेक्शन भी हो गया था, हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो गया था, जो कि अभी तक चल रहा है मेरा हेयर फॉल। अब बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, बट अब थोड़ा ठीक हो गए हैं मेरे हेयर्स, वरना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुए थे। क्योंकि सब कहते हैं बेबी बॉयज़ में अलग सिम्टम्स होते हैं, बेबी गर्ल्स में अलग सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे दोनों ही थे। तो मुझे जो सारे ही सिम्टम्स होते हैं, तो वो ही सारे सिम्टम्स हो गए। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और मेरी एज काफ़ी कम थी, क्योंकि 20 या 21 एज थी उस टाइम जो मैंने कंसीव किया। जो मैं घबरा गई थी, मैं बहुत ज़्यादा डरने लगी थी अपनी स्किन को देख के। और जब इसके बाद जब मेरे 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए थे, मैंने बेड रेस्ट करा था। डॉक्टर ने मुझे टोटल बेड रेस्ट बताया था, जैसे मैंने आपको बताया। सिर्फ मैं टॉयलेट, वॉशरूम या फिर खाने पीने के लिए ही उठती थी, बाकी मैं नॉर्मल लेटी ही रहती थी, या फिर थोड़ी देर चेयर पे बैठ जाती थी, ऐसे ही चलता रहा। जब मेरे 3 मंथ्स कंप्लीट हुए, मैं दिखाने गई, जैसे डॉक्टर ने स्टार्टिंग में ही मुझे बता दिया था कि आपका यूट्रस की जो लाइनिंग वगैरह होती है, वो काफ़ी ज़्यादा नीचे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी स्टिचेस लगेंगे, यूट्रस पे स्टिचेस लगेंगे, क्योंकि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो आगे तक सर्वाइव कर सके, इस वजह से उन्होंने बताया कि आपके स्टिचेस लगेंगे। और वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि तकलीफ दे। जब मैंने वो सुना तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। फिर से दोबारा, एक तो ट्विन प्रेगनेंसी से मैं पहले ही डरी हुई थी, उसके बाद जब उन्होंने मुझे स्टिचेस का बताया तो मैं उससे ज़्यादा फिर डर गई। लेकिन मैंने उस टाइम मना कर दिया कि मुझे नहीं बताना है, मुझे अपनी फैमिली से पूछना है या कुछ भी करना है। तो उस टाइम तो हम लोग आ गए हॉस्पिटल से। उसके बाद जब मैंने कॉल करके मैंने अम्मी को बताया, मैं बहुत रो रही थी कि मतलब ऐसा ऐसा डॉक्टर ने बताया है। तो फिर जो हमारी भाभी हैं, हमारी भाभी के जो भाई हैं, वो मतलब डॉक्टर हैं, तो उनसे पूछा गया कि ऐसा ऐसा डॉक्टर ने बताया। मैंने उनसे बात करी, अपना पूरा केस बताया उनको। तो उन्हें बताया मुझे एक डॉक्टर का नाम, यहाँ पर हमारे शहर में बरेली में, जैसे मैं बरेली की हूँ, तो उन्होंने मुझे वहाँ का डॉक्टर बताया कि तुम उस डॉक्टर को दिखा लो, बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने खैर वहाँ से कॉल कर दिया था कि हमारी सिस्टर आएंगी वहाँ पर, और अब उन्होंने मेरा केस जैसे पहले ही बता दिया था। उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई, मैं लिटरली आपको बता रही हूँ, वो डॉक्टर मेरी पर्सनल इतनी ज़्यादा फेवरेट हो गई थी, इतनी ज़्यादा, क्योंकि जब मैं उनके पास गई, मैं इतना ज़्यादा डरी हुई थी, इतना ज़्यादा घबराई हुई थी। लेकिन जब मैंने उनको जाके अपना
केस बताया उनको, सारी एक एक तो मतलब डॉक्टर जो थी वो बहुत ही आराम से मेरी सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि जब जिस डॉक्टर के पे आप पास जाओ, क्योंकि डॉक्टर अगर आराम से आपकी सारी बातें सुन रही हैं, आधी प्रॉब्लम आपकी वहीं पर ही खत्म हो जाती है जब डॉक्टर अच्छे से सुन लेते हैं और समझा देते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, उन्होंने मेरी सारी बातें सुनी, उसके बाद उन्होंने मुझे समझाया कि अगर वो बेटा आपके स्टिचेस लगा रही हो तो या तो उनसे आप ये कहिए कि आप मेरे स्टिचेस लगा रही हो, जैसे उन्होंने ये कहा था कि अगर आप स्टिचेस नहीं लगवाओगे तो आपके 7 मंथ में या 8 मंथ में डिलीवरी हो सकती थी, 6 मंथ में कभी भी डिलीवरी हो सकती थी, वरना आपको स्टिचेस लगवाना ज़रूरी है। तो मैंने यही बात बताई, तो उन्होंने कहा कि वो गारंटी ले रही हैं इस चीज़ की कि अगर वो स्टिचेस लगाती हैं तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 9 मंथ तक सर्वाइव कर सकेगी, तो ठीक है स्टिचेस लगवाना, क्योंकि ट्विंस प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि डिलीवरी कभी भी किसी टाइम भी हो सकती है। लेकिन डॉक्टर हम लोग ये जो होते हैं वो डॉक्टर ये कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा आपकी डिलीवरी आगे तक सर्वाइव कर सके उतनी ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि क्योंकि बेबी को जो माँ के पेट में पोषण वगैरह सब कुछ मिल जाता है, वो बाहर निकलने के बाद चाहे वो एक्यूबेटर में रखा जाए या फिर कहीं पे भी रखा जाए, उसको इतना सब कुछ नहीं मिल पाता जो माँ के पेट के अंदर मिलता है। तो डॉक्टर सोचते हैं कि जितना हो सकता है उतना वो 9 मंथ तक सर्वाइव कर सके माँ के पेट में। मुझसे बोला कि अगर वो गारंटी ले रही हैं इस चीज़ की कि 9 मंथ तक सर्वाइव, तो मैंने कहा ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि स्टिचेस लगने के बाद कभी भी डिलीवरी हो सकती है, स्टिचेस टूट भी सकते हैं और कुछ भी हो सकता है, उन्होंने ये बात बोली। तो उन्होंने ज़्यादा डरा दिया था कि बच्चों की उम्मीद नहीं है, बच्चों को मशीनों में रखा जाएगा और 7वें महीने में डिलीवरी ही कर दी जाएगी आपकी, क्योंकि जो आपकी कंडीशन है इस हिसाब से स्टिचेस टूट भी सकते हैं और कुछ भी हो सकता है, उन्होंने ये बात बोली। तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली कि बेटा मैं आपकी स्टिचेस नहीं लगाऊंगी, आप इतना डर रही हो, लेकिन तुम्हें एक बेटा मेरी एक बात मानना पड़ेगी कि तुम्हें टोटल बेड रेस्ट करना पड़ेगा, सिर्फ तुम्हें जो टॉयलेट है वो कमोड यूज़ करना पड़ेगी, इंडियन टॉयलेट आपको यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आपको थोड़ी देर ही बैठ सकते हो आप, बाकी आप टाइम पर लेटे ही रहो। और कुछ इंजेक्शंस वगैरह उन्होंने दिए थे कि मेरे इंजेक्शन लगेंगे डेली के डेली। और फिर 3 मंथ जो मैं डॉक्टर को दिखाया, उसके 4 मंथ से मैंने इन वाली मैम का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। उन्होंने डेली मैंने इंजेक्शन लगने को बताया था बाकी, और उन्होंने बेड रेस्ट बताया था, इंडियन टॉयलेट यूज़ करना नहीं बोला था, उन्होंने कमोड यूज़ करने के लिए बोला था, हस्बैंड से थोड़ा सा दूर रहने के लिए बोला था, इंटरकोर्स नहीं करना था, ये सारे थोड़ा उन्होंने बताया। तो हम लोग ने एग्री करा, हमने उनकी बात मानी डॉक्टर की। और उसके बाद कई ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई मेरे, जैसे आती थी मैं बार बार जाती थी और उनसे मतलब बात करती थी, और उन्होंने जो दवाई वगैरह चेंज करना होती थी, मतलब मैं जब भी वो डॉक्टर बुलाती थी या मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी मैं ज़रूर जाती थी। और आपको भी अगर कोई बीच में प्रॉब्लम्स लगती हैं, अगर आपको 2 महीने 1.5 महीने के बाद भी बुलाया है डॉक्टर ने, लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप ज़रूर विजिट करें वहाँ पर जाके डॉक्टर के पास। उसके बाद मुझे 7 मंथ मेरा चल रहा था, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि डिलीवरी का पेन होगा। तो मैं जब डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे देखा, डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया, डॉक्टर ने मुझे चेकअप वगैरह किया, उन्होंने देखा थोड़ा सा जो होता है, और उसके बाद उन्होंने जब देखा कि डिलीवरी का टाइम अभी तो नहीं है, लेकिन बेटा अभी तो डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, जो आपका पेन हो रहा है वो डिलीवरी का ही हो रहा है, और बेबी जो है आपकी वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो इस वजह से मैं आपकी डिलीवरी अभी नहीं करूँगी। क्योंकि अब मुझे लगता है कि अगर मैं पहले वाले डॉक्टर को दिखा रही होती तो हो सकता है वो 7 मंथ में ही मेरी डिलीवरी कर देती, बट उन्होंने मुझे पेन रोकने के लिए इंजेक्शन लगाया, और 2 दिन मैं वहाँ पर एडमिट रही, 2 दिन तक मेरे वहाँ पे पेन रोकने के लिए, डिलीवरी रोकने के लिए इंजेक्शन लगे मेरे। और उसके बाद फिर उन्होंने मेरी छुट्टी कर दी, मतलब डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन मुझे उस टाइम गैस बहुत ज़्यादा बनती थी, हस्बैंड चले जाते थे शॉप पर और मैं और मेरे नंदी घर पर होते थे अकेले, तो उसने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। कभी मुझे गैस बनती थी तो वो मुझे कभी ज़ीरा पिला रही है, कभी मुझे हींग लगा रही है, कभी मुझे मतलब कभी कुछ भी किसी तरीके से गैस की, जबकि मैं गैस की गोली भी खाती थी, डॉक्टर ने जो मुझे दवाई दी थी वो भी खाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बहुत ज़्यादा गैस बनती थी। लेकिन उसको जो भी आता था वो मेरी हेल्प करती थी, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा दर्द में आराम नहीं मिलता था, बहुत ज़्यादा मेरे गैस की प्रॉब्लम हो गई थी। मैं इधर इधर हल्के हल्के, जैसे डॉक्टर ने बताया था 7 मंथ हो गया था, तो स्लोली स्लोली हल्के हल्के अपने रूम में थोड़ा बहुत टहलने लगती थी। उसके बाद जब मेरा 8वां महीना लगा, उसके बाद कुछ ही टाइम हुआ था, फिर मुझे पेन होना स्टार्ट हो गया। बहुत ज़्यादा रात को मेरा पेन हो रहा था, पूरा रात निकालना मुश्किल हो गया था। सब लोग पूरी रात सब लोग जगे, रमज़ान का टाइम चल रहा था, सहरी खाकर सब लोग, मैं
यही सोच रही थी कि मतलब सब सुबह हो मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, सब लोग सहरी खा रहे थे और रात का समय था, कोई डॉक्टर उस टाइम नहीं मिलते। खैर मैं जाती तो मैं वहाँ पर मिल जाती, आ जाती हूँ वो डॉक्टर, ऐसा नहीं था। लेकिन मैं सोच रही थी कि ऐसे ही पेन ठीक हो जाए। लेकिन ये बोले और सब लोग बोले कि इतना पेन बर्दाश्त करना अच्छी बात नहीं है, कि क्यों हो रहा है दर्द, किस वजह से हो रहा है। तो हम लोग डॉक्टर के लिए सहरी खा के ही फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद ही हम लोग निकल गए डॉक्टर के लिए। तो हम लोग जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचे, तो मैं उस टाइम बताती हूँ, उससे पहले हस्बैंड की मेरा एक्सीडेंट हो चुका था। जब मैं एक बार एडमिट हुई उसके बाद उनके पैर में पट्टी बनी हुई थी, वो स्लीपर तक नहीं पहन पा रहे थे किसी तरीके से वो। लेकिन तब भी मेरे वजह से कार ड्राइव करके मुझे लेकर गए वहाँ पर। तो मुझे देखकर, मेरी तकलीफ़ देखकर, जो मुझे पेन हो रहा था, वो अपनी तकलीफ़, अपना पेन ढूँढ गई थी। मुझे एक-एक पल, एक-एक सेकंड सब कुछ याद है, किसने मेरे साथ क्या किया उस टाइम, किसने मेरी हेल्प की, किसने, क्योंकि एक औरत के लिए बहुत बड़ी बात होती है प्रेगनेंसी में, कौन उसकी मदद कर रहा है, कौन उसकी हेल्प कर रहा है, कौन उसकी केयर कर रहा है, सब कुछ याद रहता है। वो हमेशा याद रखती है, मुझे आज भी ध्यान है। मेरे हस्बैंड ने उस टाइम बहुत सपोर्ट करा, मेरी पूरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। मेरे ससुराल वाले काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद दूसरी बात, मुझे फिर से दोबारा से लेके गए, फिर से डॉक्टर ने मुझे देखा, चेक किया, तो अल्ट्रासाउंड वगैरह देखा, करा। तो उन्होंने मतलब देखा कि 8वां महीना चल रहा है, लेकिन अगर आपको इतना ज़्यादा पेन हो रहा है तो मैं डिलीवरी कर दूँगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितना बेटा हो सकता है आप बर्दाश्त करो, जैसे ही 9 मंथ स्टार्ट होगा तो हम आपकी डिलीवरी कर देंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। फिर डॉक्टर ने मुझे देखा, फिर से मुझे एडमिट कर लिया। तब भी डॉक्टर ने मुझसे यही बोला कि अभी 8वां ही महीना चल रहा है, अभी तो डिलीवरी नहीं हो सकती है। अगर आपको होगे तो मैं डिलीवरी कर दूँगी, अगर आपको पेन बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन मैं कोशिश यही करूँगी कि अभी आपको मैं इंजेक्शन से पेन रोक दें, क्योंकि बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, क्योंकि आप थोड़ा दर्द बर्दाश्त करिए। और जब 9 मंथ स्टार्ट होगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम तब होती है तो मैं डिलीवरी कर दूँ, क्योंकि जितना हो सकता है कि आप अपनी प्रेगनेंसी को, डिलीवरी को थोड़ा आगे, जितना ज़्यादा हो सकता है हम डिलीवरी आगे चल के करें, ताकि आपके बच्चे बिल्कुल अच्छे और स्वस्थ हों। और उसके बाद तो मैं 3 दिन फिर से वहाँ पर एडमिट हुई, और अम्मी भी आ गई थी, सब लोग मुझे देखने भी आ रहे थे, क्योंकि सब लोग यही सोचे कि 2 बार मतलब एडमिट हो चुकी हूँ, इंजेक्शंस वगैरह भी लग रहे थे, और मेरा फेस इतना ज़्यादा बुरा हो रहा था, पूरे एलर्जी वगैरह सब हो गई थी, पिंपल्स वगैरह सब कुछ हो गया था। और मेरा जो पेट था वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, क्योंकि सब देख के डरते थे, इतनी मतलब इतनी कम एज में इतना ज़्यादा तकलीफ़ इसने झेली है, अल्लाह इसको खुशी दे। और सब लोग बहुत ज़्यादा दुआएं देते थे। खैर उसके बाद 3 दिन के बाद रुकी हॉस्पिटल में, और फिर मैं घर आ गई। और जैसे ही 8वां महीना मेरा कंप्लीट हुआ, और 9th मंथ स्टार्टिंग ही हुई थी, और 9 मंथ की 1 वीक ही हो पाया होगा, फिर मुझे दर्द स्टार्ट हुआ, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो फिर मुझे ये डॉक्टर के पास लेके गए। मैं बीच में एक चीज़ बताना भूल गई। शायद रात में जैसे मुझे फंगल इन्फेक्शन हो गया था, फेस पर बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई थी, पिंपल्स नहीं थे, वो थोड़े बहुत यहाँ पर पिंपल्स थे, जैसे निशान अब भी रह गए हैं। लेकिन जैसे उस टाइम मैं बता नहीं सकती हूँ कि खाल अजीब सी हो रही होगी, काला पूरा चेहरा बिल्कुल काला हो गया था, और ऐसा लग रहा था खाल छूट रही हो, मतलब निकल रही हो, मेरी बहुत ज़्यादा जलन फेस पे पड़ती थी। और इन्फेक्शन जो मुझे हुआ था पूरी बॉडी पर, उस टाइम उसमें छाले पड़ गए थे, पस पड़ गए थे, पानी निकलता था, और पूरी पीठ पर, बैक पर सब दाने ही दाने थे। और मैं डॉक्टर को भी दिखाने गई थी ये चीज़, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बोला कि मतलब आप बेटे स्किन के डॉक्टर को दिखाओ ये चीज़। तो मैं स्किन के डॉक्टर को दिखाने के लिए गई। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डर गई। उन्होंने जब मेरी स्किन देखी बहुत ज़्यादा, आप मुझे स्किन के डॉक्टर को दिखाओ। तो मैं स्किन के डॉक्टर के पास गई, तो उनको मुझे बताया कि मेरी प्रेगनेंसी चल रही है, और ऐसा है। तो वो खाने की दवाई तो उस टाइम नहीं दे सकते थे। उन्होंने मुझसे यही बोला कि बेटा मैं आपको खाने की दवाई नहीं दे सकती हूँ, मैं आपको ट्यूब्स वगैरह, क्रीम वगैरह देती हूँ। तो उन्होंने मुझे 2 तरीके की ट्यूब्स और क्रीम दी थी। तो एक सुबह लगाना है और एक रात को लगाना है, एक सुबह लगाना है, एक रात को लगाना है। तो मतलब जहाँ-जहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह, छाले हो गए थे, तो वहाँ पर सब जगह लगाना था। तो खैर मेरे हस्बैंड ने डेली ही मुझे वो ट्यूब लगाते थे, सुबह और रात को।
मतलब रात को अलग लगाते थे, दोनों अलग-अलग ट्यूब्स थे। तो उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा उससे फ़ायदा हुआ। मेरे इन्फेक्शन जो था वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गया था। और उसके बाद मैं उस टाइम जो मेरे प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स था, ऐसा कुछ नहीं था जो मुझे कोई फंगल इन्फेक्शन पहले से हो या फिर कोई इन्फेक्शन हो या पिंपल्स वगैरह हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जो थे वो सारे प्रेगनेंसी के ही सिम्पटम्स थे मेरे, और बहुत ज़्यादा सिम्पटम्स हुए थे। अगर आपको मेरी सिम्पटम्स वीडियो पे भी चाहिए है वीडियो, तो मैं वो भी बनाऊँगी। वैसे एक वीडियो मेरी सिम्पटम्स पे है, आप वो देख सकते हैं। जैसे ही मेरा 9 मंथ स्टार्ट हुआ, तो मेरे पेन होना स्टार्ट हो गया। मैं समझी कि वो गैस का दर्द तो नहीं है, क्योंकि हल्का-हल्का सा दर्द होना स्टार्ट हुआ था। तो मैंने जो डॉक्टर ने गैस की दवाई दी, वो भी खाई, कोल्ड ड्रिंक और थोड़ा बहुत जीरा पानी और हींग वगैरह सब कुछ, इनो विनो सब पी लिया। लेकिन वो मेरा दर्द ठीक नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता था कि वो डिलीवरी का पेन है या कुछ भी है। तो मैंने इनको कॉल करके कहा कि मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। तो डॉक्टर के पास मैंने नंबर लगवा दिया था। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए, तो काफ़ी ज़्यादा देर में नंबर आने का था। तो हमने कहा कि हमें इमरजेंसी में दिखाना है। तो वहाँ पे स्टाफ ने मना कर दिया कि इमरजेंसी, कौन सी इमरजेंसी है आपको, कि बहुत ज़्यादा मुझे पेन हो रहा है, कि मुझे ऐसा लग रहा है मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं होती है। तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या बताया कि इमरजेंसी में ये ऐसे कहते हैं, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, कुछ बातें। इसका आपको कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बताओ, तो इमरजेंसी होगी, वरना किसी तरीके को इमरजेंसी में आपको नंबर नहीं मिल सकता है। तो उन्होंने ये बात मुझसे बोल दी। खैर कोई बात नहीं, मैं वहाँ पे बैठी रही, मैं बर्दाश्त करती रही, अपने इंतज़ार करा अपने नंबर का। तो उसके बाद जब मेरा नंबर आया, वहाँ पर मैम से मिलने गए, मैम को, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड वहाँ पर करा और उन्होंने मुझसे बोला, ओफ़ो! तो उन्होंने मुझसे यही बोला कि बेटा, ये तो आपके दर्द जो हो रहा है वो डिलीवरी का है, आपको तो काफ़ी टाइम पहले आ जाना चाहिए था यहाँ पर। तो मैंने बताया कि मैं बहुत टाइम से बैठी हूँ और मैंने इमरजेंसी में ही दिखाने के लिए आई। डॉक्टर ने, उन्होंने कहा भी, चिल्लाया उन्होंने स्टाफ को बुलाकर कि आपको पता है कि कौन सी ज़्यादा इमरजेंसी है, कौन सी नहीं। उन्होंने डाँटा भी कि अगर पेशेंट कह रहा है कि मुझे इमरजेंसी में दिखाना है, तो तुम्हें दिखाना चाहिए था। तो उन्होंने कह वगैरह उन्होंने डाँटा वगैरह उनको। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट वगैरह करवाया और उन्होंने सब टेस्ट वगैरह देखा। उन्होंने कहा कि इनके अभी डिलीवरी नहीं करेंगे, आपका पेन मैंने रोक दिया है और आप चाहो तो अभी एडमिट रह लो और मैं सुबह डिलीवरी करूँगी आपकी। अभी इतना ज़्यादा पेन हो नहीं रहा है, हल्का-हल्का पेन है और जो है नॉर्मल डिलीवरी कर दूँगी अगर आपका पेन बढ़ता है, वरना मैं मतलब सी सेक्शन कर दूँगी, उन्होंने ये कहा था। तो मैं उस टाइम फिर से डर गई, तो मैंने कॉल करके सबको मना कर दिया कि अभी मत आना और हम लोग घर आ रहे हैं। मैं रात को वहाँ पर नहीं रुकी, मैंने कहा मैं सुबह आ जाऊँगी, क्योंकि सुबह अम्मी भी आ जाएँगी घर से। और रात को ही मैंने अम्मी को फिर से कॉल कर दिया कि डॉक्टर ने ऐसा बोला है, आप लोग मत आओ और सुबह आ जाना आप लोग। तो अभी वहाँ सुबह 7 बजे ही चल दी थी, अम्मी, बहन, भाभी वगैरह सब लोग 7 बजे ही चल दिए थे, क्योंकि शिरानपुर का मायका है, 2 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं आने में। फिर 8 बजे हम लोग, मैम ने बताया था कि 8 बजे तक आ जाना। फिर मैंने अपने आप नहा धो के फ्रेश होके और मैं हॉस्पिटल पहुँच गई। मेरी नंद, हम, मेरे हस्बैंड सब लोग पहुँच गए थे, खाला इनकी वो भी पहुँच गई थी। फिर से डॉक्टर ने मुझे वहाँ पर एडमिट करा। डॉक्टर ने मुझे एडमिट करने के बाद पूरा दिन वहाँ पर उन्होंने ग्लूकोज़ वगैरह चढ़ता रहा। उन्होंने बाकी अपने पेशेंट्स को देखती रही होंगी। जब 2 बजे हो गया कि डॉक्टर ने कहा कि इनके दर्द नहीं बढ़ रहा है किसी तरीके का, उतना ही हल्का-हल्का सा पेन हो रहा है। तो डॉक्टर बोले इनका सी सेक्शन करना पड़ेगा, वरना बच्चों को खतरा हो सकता है। बट जब 2 बजे डॉक्टर ने मुझसे बोला वहाँ पे कि ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना पड़ेगा और इनके सी सेक्शन करना पड़ेगा, और क्योंकि इनका पेन नहीं बढ़ रहा है। और उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा कि खैर कोई बात नहीं, मैंने अल्लाह का नाम लेकर मैं ऑपरेशन थिएटर में चली गई। उसके बाद जो मोमेंट्स था, मैं मैं बता नहीं सकती कितना बेस्ट मोमेंट था। हर औरत के लिए, हर लेडीज़ के लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है, क्योंकि मैं दुआ करती हूँ हर औरत के लिए कि ज़िंदगी में ये पल ज़रूर लेकर आए जब वो माँ बनती है, एक औरत से वो माँ बनती है। और तकलीफ़ जो मुझे थी, जो जितने सिम्पटम्स वगैरह थे, वो सब कुछ भूल गई थी। बस मुझे उस टाइम इतना ज़्यादा खुशी हो रही थी, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। उसके बाद जब मैं ओटी में गई, उसके बाद जो एनेस्थीसिया वाले जो डॉक्टर थे, वो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगता है। तो उन्होंने, जब डॉक्टर ने देखा कि पीठ का क्या हाल हो रहा है, बैक का क्या हाल हो रहा है, तो वहाँ पर डॉक्टर तो नहीं थी जहाँ पे, वहाँ पे स्टाफ की एक लेडी थी। तो उन्होंने बताया कि ये सब प्रेगनेंसी के ही सिम्टम्स हैं, डिलीवरी होने के बाद सब कुछ इनके ठीक हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा लोगों के ऐसा होता है।
तो फिर डॉक्टर ने सिरिंज इंजेक्शन दे दिया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता चला, मेरा बॉडी आधी सुन्न हो गई थी, लेकिन मैं सुन रही थी, सब कुछ देख रही थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। बहुत सारे डॉक्टर्स आए थे। उसके बाद फिर मुझे सी सेक्शन हुआ। उन्होंने डॉक्टर ने मेरे ऐसे करके करा कि बेटा गुजार आपके पहला बेटा हुआ है। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। और उसके बाद जब दूसरा हुआ तो उन्होंने बताया बेटा आपकी दूसरी बेटी हुई है। तो मैंने अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, जितनी मतलब मेरी जितनी भी मैंने तकलीफ वगैरह सब झेली, मैंने उस टाइम सब कुछ भूल गई थी, बस अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी और अपने बच्चों का चेहरा देखा। के बाद मेरे दोनों बच्चों को मशीनों में रख दिया गया था। 3 से 4 दिन वो लोग रहे थे वहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा थोड़े वीक थे, तो इस वजह से और हम लोग ने भी मना नहीं करा। उसके बाद 5 दिन के बाद जब मेरी वहाँ पर डिस्चार्ज हुआ तो मैं अपने बच्चों को दोनों को साथ ही लेकर आई। और अगर अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हों, अगर मैंने इस प्रेगनेंसी स्टोरी को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल उठते हैं या कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कमेंट्स में आपको आंसर ज़रूर दूंगी, वरना उसके लिए एक पर्पस वीडियो बनाऊंगी। आई होप आपको मेरी ये ट्विंस प्रेगनेंसी स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी। तो एक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी स्टोरी कैसी लगी है। बाकी आगे की भी मैं ज़रूर बताऊंगी कि मुझे आगे जब ट्विंस प्रेगनेंसी होकर मैं घर आई उसके बाद मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई, ट्विंस चीज़ों का केयर करना पड़ती है बेबी में, इन सब पे मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलती हूँ, बाय बाय।